डिजिटल कृषि मिशन को विभिन्न डिजिटल कृषि पहलों के समर्थन के लिए एक व्यापक योजना के रूप में डिज़ाइन किया गया है। इसमें डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और डिजिटल सामान और फसल अनुमान सर्वेक्षण लागू करना और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर शैक्षणिक शोध संस्थानों का पहल है। और परंपरागत कृषि को आधुनिकता प्रदान करना, डिजिटल की प्रक्रिया में अधिक समृद्ध बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा 2 सितंबर 2024 को डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत 2817 करोड़ रुपया व्यय किया गया है और 1914 करोड़ रुपया जिसमें केंद्र देगा और शेष राशि जो देंगे राज्य देंगे। एग्रीस्टैक किसानों को सेवा योजना वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए किसान केंद्रित डिजिटल अवसंरचना निर्माण किया गया है। जब किसानों की रजिस्ट्री होगी एग्रीस्टैक के तहत किसानों को आधार के समान ही एक डिजिटल पहचान दी जाएगी। भू संदर्भित गांव पर नक्शे, किसान आईडी को राज्य के भूमि रिकॉर्ड, जनसंख्या विवरण, परिवार विवरण से जोड़ा जाएगा। औसत फसल बुआई, रजिस्ट्रेशन फसल द्वारा किसान द्वारा बुआई गई फसल, मोबाइल आधारित व जमीनी सर्वेक्षण, प्रत्येक मौसम में समायोजन, डिजिटल फसल सर्वेक्षण आदि के माध्यम से किया जाएगा। इससे कृषि निर्णय में सहायता होगी। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली जैसे फसल, मिट्टी, मौसम, जल संसाधन, रिमोट सेंसिंग एक व्यापक भूस्थानिक प्रणाली एकीकृत है। सूखा बाढ़ से निगरानी और भूस्थानिक डेटा, मौसम उपग्रह, भूजल और उपलब्ध डाटा, फसल उपज और बीमा मॉडलिंग से संबंधित सुझाव हो सकता है। मिशन में कुछ 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि के लिए 1:10,000 पैमाने के विस्तृत प्रोफाइल मानचित्रों की परिकल्पना की गई। 29 मिलियन हेक्टेयर यह क्षेत्र देश की कृषि भूमि क्षेत्र का 142 मिलियन हेक्टेयर 1:1000 पैमाने पर मृदा प्रोफाइलिंग मानचित्रण किया गया है। डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के अनुसार फसल कटाई प्रयोग के आधार पर उपज का अनुमान करेगा। लगभग 2.5 लाख प्रशिक्षित स्थानीय युवा और कृषि सखियों को रोजगार अवसर मिलेगा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण और रिमोट सेंसिंग, जमीनी स्तर पर डेटा संग्रह, सेवाओं और लाभों तक पहुंच के लिए डिजिटल प्रमाणीकरण, कागजी कार्रवाई को कम करना, भौतिक यांत्रिकी की आवश्यकता को कम करना है। फसल क्षेत्र में उपज के सटीक डेटा के माध्यम से सरकारी योजनाओं, फसल बीमा और ऋण प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। बेहतर आपदा प्रतिक्रिया बीमा आपदाओं के लिए फसल मानचित्रण निगरानी करना है। मूल्य श्रृंखलाओं को अनुकूलित करना है। फसल बीमा, स्वास्थ्य, कीट प्रबंधन, सिंचाई के अनुरूप सलाहकार सेवा प्रदान करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास करना है। हालांकि डिजिटल साक्षरता के अभाव में बुनियादी ढांचा संरचना कमी आई, निवेश में इसका अभाव है, जिसमें प्रमुख चुनौतियां बनी हुई है। ऐसे सरकार दृढ़ निश्चय है कि प्रयास किया गया इस मिशन को सफल बनाना है, बल्कि भारतीय कृषि किसान को मजबूत करना भी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गवर्नेंस एक संपन्न देशों द्वारा आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पूर्णतः आंशिक स्थिति से ISA एक फ्रांस की पहल है, जिसका उद्देश्य सौर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संगठित करना है। 120 में से 104 सदस्य ने पूर्ण सदस्यता ग्रहण कर ली है और अनुसमर्थन भी किया। उसके बाद निम्न उद्देश्य: जीवाश्म ईंधनों की निर्भरता कम करना और ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाना, अपने देश में ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करना, ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक, विशेष रूप से अल्प विकसित और लघु विकसित द्वीपों में ध्यान फोकस है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भागीदारी, उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। 3 प्राथमिक उद्देश्य ध्यान केंद्रित किया गया है। 9 व्यापक कार्यक्रम जैसे विश्लेषण, वकालत है, क्षमता निर्माण है। उसके बाद 1000 की ओर रणनीति 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर 1 ट्रिलियन होगा निवेश करना है। स्वच्छ ऊर्जा 1000 मिलियन लोगों तक पहुंचाना है। 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा की स्थापना करना है। 1000 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन करना। ओह माय गॉड, मिस्टेक कैसे करके 1000 की रणनीति, तो 1000 मिलियन लोगों को ऊर्जा देंगे। 1000 बिलियन रुपया, 1000 मिलियन लोग को रोजगार, ठीक है। तो 1000 गीगावाट, 1000 GB और 1000 मिलियन CO2, 1000 मिलियन CO2 उत्सर्जन कम करेंगे। 2005 की तुलना में 2030 तक 45% उत्सर्जन भी कम करना है। उसके बाद है डायग्राम से समझ सकते हैं इसका प्रमुख महत्व। ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। ऊर्जा जरूरतों को पूर्ति सहायक होगा। वित्तीय पूर्ति होगा। एक सूर्य एक विश्व की ग्रिड की अवधारणा होगा। ओपेक देश काउंटर करने में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को महत्ता मिलेगी। SDG 13 7 और 13 की वृद्धि होगी। अभी हाल में भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं बैठक हुई है। इसकी भविष्य रणनीति को लेकर देशों
में सार्थक वार्ता हुई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्वच्छ टिकाऊ ऊर्जा विकास पहुँच सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में प्रमुख वैश्विक समस्या ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से न्यून करने के लिए अहम योगदान होगा। जैव विविधता विश्व क्षेत्रफल 2.4% हिस्सा है। बावजूद जैव विविधता संरक्षण भारतीय भूमिका अति महत्वपूर्ण है, जिसे सेवाएं पैसे सेवाएं मृदा संरक्षण, पोषक तत्वों का भंडारण और चक्रण, प्रदूषण की कमी, जलवायु स्थिरता, पारिस्थितिक तंत्र रख रखाव भविष्य का संसाधन है। ये 48 का ए में 51 के जी में वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 चलिए पर पारिस्थितिकी राष्ट्रीय कार्य योजना, जैव विविधता अधिनियम 2002, आर्द्र भूमि पर संरक्षण अधिनियम 1921, स्वस्थ प्रभाव गाडगिल समिति, कस्तूरी रंगन समिति का गठन। हालांकि शहरीकरण, प्रदूषण, मानव संघर्ष, जंगली समाप्ति जैविक विविधता के समक्ष प्रमुख समस्याओं में से मौजूद है। ऐसे में से आवश्यकता है कि भारत अपनी प्रतिबद्धताओं को मजबूती से सुनिश्चित अपशिष्ट ई कचरा से हमारा आशय है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे उसका पृथक्करण, परिवहन, पुनर्चक्रण, निपटान करना। ई कचरा का व्यापक शब्द है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से लिया जाता है जो अब उपयोग में नहीं है। प्रदर्शन में अब उसका उपयोग जैसे ई कंप्यूटर कचरा, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टेलीविजन वगैरह है। अतवी कचरे में विषाक्त समायोजन होता है जो स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। कई उत्पादों में वसूली योग्यता कीमत सामग्री होती है, जिससे पारंपरिक नगरपालिका कचरे की तुलना में एक तरह के अपशिष्ट बन जाता है। वैश्विक स्तर पर ई कचरा सभी नगरपालिकाओं ठोस कचरे 5% से अधिक है। ई कचरा सभी नगरपालिकाओं में ठोस कचरे का 5% से अधिक है। विकासशील राष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बिक्री में वृद्धि के साथ बढ़ रहा है, इसमें भी कचरा। उसके बाद ई कचरा पर्यावरणीय प्रभाव कम करना, बहुमूल्य संसाधन संरक्षण, ई कचरा पुनर्चक्रण, ई कचरा स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ग्रीन हाउस उत्सर्जन कमी करना। उसके बाद कुछ उल्लेख किया गया रिसाइकलिंग अपशिष्ट में, जैसे तारों और केवल पर्याप्त जिसमें ब्रोमाइड होता है, क्लोरीनिक धातु उत्सर्जन होता है, जो वायु प्रदूषण, विषाक्त औद्योगिक अपशिष्ट भूमिगत डाला जाता है, जैसे स्थानीय जल गंभीरता होता है, वायुमंडलीय प्रदूषण होता है, धूल मिट्टी का प्रणाली में प्रवेश करके गीले सूखे में जमा होता है और जमीन में घुल जाता है और मिट्टी जल प्रदूषण का कारण बनता है। स्वास्थ्य संबंधी डंपिंग संबंधी प्रोत्साहन योजना की कमी है, बुनियादी क्षेत्र की कमी, कानून और प्रभावी ई कचरा प्रबंधन नियामक अभाव है। उसके बाद ई कचरा प्रबंधन 2022 में सख्ती से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस कचरा को दोषपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत को करके भी प्रबंधित किया गया है। ई कचरा उत्पादन को कम करने के लिए उचित निपटान विधियों को अपनाया जा सकता है। ई कचरा निपटने के लिए अधिकृत विघटन कर्ता पुनर्चक्रण को शामिल किया जा सकता है। ई कचरे में प्रबंधन, उपभोक्ता और अनौपचारिक क्षेत्र शामिल किया जाता है। ऐसे उत्पाद का डिजाइन किया जो आसानी से रिसाइकल हो सके। ई कचरे एक बढ़ती समस्या तत्कालीन ध्यान देने योग्य है और आवश्यकता है घरेलू पहल और वैश्विक सहयोग के माध्यम से जिम्मेदार और टिकाऊ ई कचरा प्रबंधन मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यह न केवल हमारे पर्यावरण की रक्षा करेगा बल्कि सुनिश्चित करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड संसाधनों को सफलतापूर्वक किस तरह पुनर्प्रयोग कर सकते हैं। कुछ बात है आर्थिक विषमता को बढ़ावा देने के लिए जीवन गुणवत्ता सुधार लाने और गरीबी निवारण के लिए महत्वपूर्ण है। भौगोलिक आर्थिक विकास को बिहार के सभी जिलों में शहरीकरण काफ़ी अंतर है। उसके बाद शहरीकरण आवेग इस प्रक्रिया में पहला कदम निकाय और दायरे में पुनर्गठन करना है। उसके बाद पुनर्गठित निकायों को विकासशील गतिविधि में चलाना। बिहार का पुनर्गठन 2021 में हुआ था। यह प्रक्रिया प्रासंगिकरण संगठित ढांचों से स्थापित से की जा रही है। वर्ष 2016 में 116 ग्राम पंचायतों, नगर पंचायत, 25 ग्राम पंचायतों, नगर परिषदों को पूर्णतः समाहित कर दिया गया। 116 ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में है ना, 116 को ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में, 25 ग्राम पंचायत को नगर परिषद में पूर्णतः समाहित कर दिया गया और 45 ग्राम पंचायत को आंशिक रूप से नगर पंचायत में, 12 ग्राम पंचायतों को आंशिक रूप से नगर परिषद में। इसका पुनर्गठन के कारण शहरी आबादी 3.58 लाख हो गई है। बिहार में शहरीकरण विभिन्न कदम उठाए, जैसे सबके लिए आवास, प्रत्येक व्यक्ति को 2 लाख रुपया दिया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, वर्षा जल निकासी, मोक्षधाम योजना 39 शहरों में मतलब चल रहा है और मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना है। 500 करोड़ रुपया इसके लिए दिया गया 24-25 से 25-26 तक के लिए। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना है। 75 करोड़ परिवार ही बचे हैं, मतलब केवल 75 करोड़ परिवार बचे हैं जिनको पानी नहीं मिला अभी तक। शहरी देहात योजना, राज्य सरकार सभी मुख्य जिलों 1 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य के अनेक महत्वपूर्ण शहरों को मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। इस संदर्भ में योजना क्षेत्र तय किए जाने के लिए 44 शहरों में GI आधार GIS आधारित
मास्टर प्लान विकसित करने की योजना है। इस प्रकार बढ़ती जनसंख्या शहरीकरण संबोधित करने के लिए टिकाऊ शहरी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित प्रौद्योगिकी व स्वच्छ ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना सरकारी प्रयासों के साथ मिलकर समावेशी विकास सुनिश्चित करता है। आर्थिक प्रगति पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करता है, जो बिहार के साथ सेतु विकसित बिहार महत्वपूर्ण लक्ष्य निभाता है। ग्लोबल वार्मिंग भूखंडीय तापमान में वृद्धि या औसत तापमान में वृद्धि के रूप में जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण जो निश्चित और अनिश्चित परिवर्तन का प्रभाव मनुष्य और जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद गैस में वृद्धि, कटाई, विभिन्न प्रदूषण, औद्योगिक शहरीकरण, भौतिकवाद, जनसंख्या विस्फोट के आने हमेशा ही ग्लोबल वार्मिंग संबंधी महत्वपूर्ण निभा रहा है, जैसे कि CO2, CH3, SF6, NO2, HFC, CH4। ग्लोबल वार्मिंग न केवल पादप मानव जीवन में बल्कि प्रकृति भी प्रभावित हो रही है। हम इसके प्रभाव में कतई बदलने के स्वरूप देख सकते हैं, जिनका अर्थ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नुकसान तो होता ही है। यह मानव जीवों के विकास में बाधित करता है। 1980 के औसत वैश्विक तापमान 1 डिग्री सेल्सियस अधिक वृद्धि हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग एक सतत प्रक्रिया है। वैश्विक विज्ञान ने अनुमान लगाया 2035 तक वैश्विक तापमान में 0 से 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग 2030 तक हम नहीं बदल सकते हैं। कृषि खाद्यान्न पर प्रभाव पड़ेगा। फल फूल, सौंदर्य, औषधीय उत्पाद में चावल मात्रा में कमी हो जाएगी। पशुपालन, डेयरी पालन, मत्स्य पालन, सब पालन पर कमी हो जाएगा। समुद्री जल संकट में प्राकृतिक परितंत्र में जैव विविधता प्रभावित होगा। ग्लोबल वार्मिंग दिन प्रतिदिन धरती गर्म हो रही, तापमान वृद्धि हो रहा है, बर्फ पिघल रहे हैं, समुद्र सागर जल स्तर बढ़ जाएगा, उसके किनारे जलमग्न हो जाएगा, जिसके कारण मैंग्रोव डूब जाएगा, आर्द्र भूमि लवणता बढ़ जाएगी, शहर विविधता का नाश हो जाएगा, आजीविका संबंधी नुकसान हो जाएगा, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, खाद्य सुरक्षा, विमान जलजनित बीमारियाँ हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग से कई अन्य बीमारियाँ उत्पन्न होगी। जल संसाधन का प्रभाव मतलब आर्द्र संकट, वर्षा आर्द्रता से परिवर्तन में जल गुणवत्ता दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। वन संपदा का प्रभाव पृथ्वी के तापमान से बढ़ेगा। जंगल आग जैसी समस्या में वृद्धि हो से पशु पक्षी विलुप्त हो सकते हैं। अन्य प्रभाव मौसम चक्र में परिवर्तन, नई बीमारियाँ, प्राकृतिक आपदा, खाद्य सुरक्षा। उसके लिए पेयजल क्लाइमेट चेंज है, जो 2020 में 28% से 40% तक करना है कि 40% क्लाइमेट जो उत्सर्जन करते हैं 38 से 35 किया गया था 30 तक। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए वन क्षेत्र पर्याप्त बढ़ाना होगा। राष्ट्रीय सौर जल मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन है, हरित भारत राष्ट्रीय मिशन है, सतत आवास मिशन है, सतत कृषि राष्ट्रीय योजना है। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन है, जलवायु परिवर्तन कार्यवाही कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक वाहन बढ़ावा, ग्रीन बॉन्ड है। भारत में वायु प्रदूषण, नगरीय शहर जीवन पर रोशनी लगाने की समीक्षा करते हुए विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका। विश्वकरण, आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के युग में कृषि से मोह के कारण बदलती हुई जीवन शैली में भारत छोटे, मध्यम, बड़े नगरों को विकास तेजी से हो रहा है। इस संदर्भ में सुख सुविधा संपन्न युक्त नगर शहरी जीवन शैली को आकर्षित करते हैं। वायु प्रदूषण संबंधी समस्या आज दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े नए शहरों में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। इसी समस्या के समाप्ति हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग नवीन तकनोलॉजी के विकास के लिए किया जा रहा है। प्रदूषक क्या है, जैसे कि CFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सीसा, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM कण। वायु प्रदूषण अजैव भौतिक रासायनिक लक्षणों में विद्यमान होता है, वांछनीय परिवर्तन जिसका पर्यावरणीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल में 30 करोड़ से ज़्यादा शहरी आबादी प्रदूषण समस्या से ग्रसित है। वाहन उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन, बिजली उत्पादन, ज्वालामुखी, भूकंप, धूल भरे स्थल, मरुस्थल, औसत वायु प्रदूषण की रिपोर्ट। IQ एयर इंडेक्स के अनुसार 2023 में 134 देशों, बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद वायु गुणवत्ता तीसरे स्थान पर है। उसके बाद एयर द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक 2024 में पाया गया दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। बेगूसराय प्रदूषित महानगर है, जब 3.25 118 मेगा दुनिया में सबसे प्रदूषित नगरों में से भारत है। सफ़र लगाया गया है, देखो भूल के गए थे। इस तरह नवंबर में शुरुआत दिल्ली में आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 471 पार किया थे। वायु गुणवत्ता सूचकांक 2024। उसके बाद वायु प्रदूषण का प्रभाव, ओजोन क्षेत्र में बड़ा होना, मानसून में निरंतरता, CO2 परिवर्तन, तापमान में वृद्धि, ग्लेशियर पिघलना, विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, यकृत, गुर्दा, लीवर जो भी होता है, पादप शोषण संबंधी, पेड़ सूख जाना, कोरल ब्लीचिंग, प्रमुख प्राकृतिक जंतु पक्षियों का विलुप्त होना, समुद्र में वृद्धि, वर्षा पैटर्न में बदलाव,
तटीय बाढ़ में वृद्धि। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट प्रकृति होता है कि वायु प्रदूषण की समस्या मानवीय जीवन के साथ पूरे पारिस्थितिकी के लिए खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 95 शताब्दी वायु प्रदूषण की समस्या से ग्रसित है। दुनिया का 95%। भारत में कई बड़े शहरों में समस्या बुरी तरह से प्रभावित है, जिस कारण आज नगरीय जीवन असहज हो गया। वर्तमान भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार के कई शहर समस्या से जूझ रहे हैं। लोग घर से निकलने के लिए अपील की जा रही है। यहाँ संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित पर्यावरण स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार पूरी तरह नकारा जा सकता है और साथ ही नगरीय जीवन के प्रति बढ़ते आकर्षण को कम कर सकता है। साथ ही स्वस्थ मानवीय जीवन को प्रदान करने दायित्व प्रश्न चिन्ह लगाता है। वायु प्रदूषण प्रौद्योगिकी के माध्यम से वायु प्रदूषण को रोकने में महत्वपूर्ण क्षमता है। वास्तविक स्वयं प्रदूषण निगरानी, प्रभावी अलर्ट तकनीकों से वायु प्रदूषण स्रोत पहचान करने, सर्वेक्षण सूची वायु प्रदूषण को रोकने में मददगार साबित हुआ है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जलवायु नवाचार निम्न से देखा जा सकता है। रंजक, स्क्रबर, गीले कलेक्टर जैसे एरोसोल को हटाते हैं, कानों पर इकट्ठा करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण निकास में उपस्थित 99% कणिका पदार्थ को हटा देते हैं। बैन हाउस में निस्पंदन प्रणाली सबसे आम है। यह कपास को सिंथेटिक फाइबर, ग्लास फिल्टर का उसके बाद उत्प्रेरक काउंटर का जहरीली गैसों को उत्सर्जक कम करने के लिए महंगी धातु प्लेटिनम ऑटोमोबाइल में यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट प्रोसेट पीटर, इलेक्ट्रोस्टेट उसके बाद है 99% अधिक पदार्थ को हटा देता है, निकलने वाले धूल को आयनों को बदल देता है। वायु संवर्धन, वायु ऊर्जा कुशल, कम रखवार लागत, 500 वर्ग मीटर तक क्षेत्रों को हवा को शुद्ध कर देता है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सूचना प्रौद्योगिकी 2030 तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन 15% मदद कर सकता है। IoT वाह। उसके बाद है कि वायु प्रदूषण सरकार की पहल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वायु प्रदूषण मौसम पूर्वानुमान, टर्बो हैप्पी सीडर, ग्रेडेड एक्शन प्लान, राष्ट्रीय सौर गठबंधन, BS6 मिशन, लाइव थर्मल पावर, वायु गुणवत्ता प्रदूषण अनुशंसा, स्मॉग टावर, वायु स्वच्छ वायु कार्यक्रम, वाहन स्क्रैप पॉलिसी, COP 55, वायु प्रदूषण प्रबंधन नवीन आयोग, प्रदूषण सिद्धांत, पे पोल्यूटर, बिहार सरकार, अपशिष्ट प्रबंधन 7 निश्चय 1, 2, 3, इथेनॉल पॉलिसी, जल विद्युत अभियान, सोलर रूफटॉप अभियान, वायु निगरानी स्टेशन, इलेक्ट्रिक वाहन, CNG। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शहरी जीवन विकास दौर में सच्चाई तौर पर एक स्वच्छ हरित पर्यावरण जनता का अधिकार भी है। वहाँ सतत लक्ष्य 3, 7, 11, 13 प्राप्ति तो वायु प्रदूषण उचित समान आवश्यक है। विशाल लक्ष्य को प्राप्ति तो नवीन प्रौद्योगिकी सर्वोत्तम इस्तेमाल सुनिश्चित करना और सभी स्थानों में उपलब्ध कराना जरूरी है। सरकारी पहलों के प्रयासों से इतर नागरिकों, समूहों, संघ संस्थाओं के साथ जनता व्यक्तित्व के स्तर वायु प्रदूषण को निपटने के लिए प्रयासरत है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल कर भी हम जीवन को सुनिश्चित कर सकते हैं।